नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कल हमने चर्चा की थी कि फाइल बन चुकी है, फाइल बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाने वाली है। और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाने से पहले पता नहीं कहां कहां से गुजरने वाली है, वफादारियां बदलने का दौर है। और अचानक तमाम जानकारी पहुंची तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, या यूं कहूं कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि किसी डीएम की, एसपी की, अधिकारी की ये हैसियत नहीं है कि वो चंपत राय को वो बोल सके, क्योंकि आज तक अयोध्या में वही होता था जो चंपत राय चाहते थे। तो योगी ने चंपत राय को आदेश दे दिया, मेरे सामने मत आना, शक्ल मत दिखाना, मेरे कार्यक्रम में मत आना। उस चंपत राय को, जो मोदी शाह के करीबी है, भागवत के करीबी है, और ये आदेश सीधे चंपत राय को गया। और मोदी शाह और भागवत को जैसे ही पता लगा, पता नहीं चंपत राय ने फोन किया नहीं किया, लेकिन भैया आदेश तो सब जगह आ गया है और सन्न रह गए हैं ये तीनों नेता। आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था शिव जी, जिसपे मोदी का हाथ होता है वही चौड़ा होकर घूमता है, जिसपे अकेला शाह का हाथ होता है वही चौड़ा होकर घूमता है, जिस पर भागवत का हाथ होता है वो भी थोड़ा बहुत आजकल अकड़ में रहता ही है। लेकिन जिस आदमी पर मोदी, शाह और भागवत तीनों का हाथ हो, उसको योगी कह रहे हैं कि खबरदार मेरे कार्यक्रम में मत आना। तो आप समझ लीजिए कि किस लेवल पर लड़ाई चल रही है। और मैं फिर एक बार कहता हूं, ना हमें योगी से मतलब है, ना मोदी से मतलब है, ना शाह से मतलब है, ना भागवत से मतलब है, ना चंपत राय से मतलब है। हमें तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इनकी आपसी लड़ाई में ही सही, लेकिन इनके अंदर की जो गंदगी है, जो कीचड़ है, वो तो कम से कम सामने आ रहा है। ये कहा जाता था कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन जब कमल खिली गया भैया देश में, यूपी में और देश के सभी राज्यों में, तो जरूरी है कि उस कमल को आप कीचड़ में ही ले जाके रख दो, या जहां कमल खिल गया वहां शांत सुंदर माहौल है तो वहां भी कीचड़ पैदा कर रहे हो। लेकिन ठीक है, इसके बहाने इनका सच सामने आ रहा है। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम दर्शकों के सामने आए हैं, और ये चौंकाने वाला खुलासा है। कैसे योगी ने भिजवाया संदेशा और कैसे चंपत राय ने पहुंचवा दिया संदेशा दिल्ली में भी, नागपुर में भी, कि अब मैं क्या करूं, मुझे बचाइए। आपके कहने पे तो मैंने पता नहीं कितनों को बाहर निकलवा दिया था। ये बड़ी स्टोरी है और अभी तुरंत की स्टोरी है। तो अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारे साथ बने रहिए। 10-15 मिनट में ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम एक एक करके इस खबरों के पीछे का सच आपको बताएंगे। जी शिव जी। संतोष जी, आज ये जैसे ही खबर आई, और ये खबर आई कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर योगी जी ने लिख दिया अपने लेटर में कि चंपत राय जी हमारे मंच के इर्द गिर्द भी नहीं रहेंगे। उसके बाद सन्नाटा छा गया है अयोध्या में कि ये क्या हुआ। जिसके पीछे पूरी अयोध्या हाथ बांधे खड़ी रहती थी, आज उसी से कह दिया हाथ खोल के दूर हट जाओ, खबरदार जो सामने आए, तुम्हारा मुंह देखने से हमारा अपशगुन हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, आपके समक्ष स्क्रीन पर है ये आज तक की खबर, और ये खबर बता रही है कि क्या कहा जा रहा है। ये खबर है, चंदा चोरी जांच के बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं सीएम योगी, मंच पर नहीं दिखेंगे चंपत राय। ये मैं और संतोष जी नहीं कह रहा हूं कि आप ये सोचो मैं खबर बना लाया हूं, मैंने खबर के लिए लिखा हुआ नीचे का पैरा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले एक प्रशासनिक फैसले के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। अयोध्या प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री दौरे के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को शामिल करने को कहा गया है। तुम मत आना, किसी व्यक्ति को अपने नाम से भेज देना कि ये मेरा आदमी है। ऐसा एक ही अखबार ने नहीं किया, ये न्यूज 18। रामलला का दर्शन करने जाएंगे सीएम योगी, आसपास भी नहीं भटकेंगे चंपत राय, कर दिया मना। आप सोचिए संतोष जी, यही अखबार रोज चंपत राय के साष्टांग रहते थे, वही अखबार आज चंपत राय के खिलाफ खबर लिख रहे हैं। राम मंदिर की दान पेटी से हुई कथित चोरी के बाद योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं। सीएम योगी के इस पूरे कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रहने को कहा गया है। यह निर्देश ऐसे समय में आया जब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद और जांच का मामला चर्चा में। इतना ही नहीं हुआ, इसके आगे भी खबर है। इसके आगे भी जो खबर है उसके मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से, जो संतोष जी अभी कह रहे थे किस आईएएस आईपीएस की हिम्मत है, जारी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों के बिंदु संख्या 29 में चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री के
राम मंदिर दर्शन पूजन कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करें तथा इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सीयूजी नंबर पर उपलब्ध कराएं। सूत्रों के अनुसार यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद और जांच का मामला चर्चा में, राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में से महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चंपत राय के समर्थन में दी गई सफाइयों का भी फिलहाल कोई अब असर नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रशासन और ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है यह निर्णय किस कारण से लिया गया, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रतिनिधि नामित करने के निर्देश ने चर्चाओं को तेज कर दिया है। संतोष जी, इतने बवाल के बाद क्या अब आपको लग रहा है? शिव जी, पहले तो इस बात पे गौर कीजिए कि इसमें कहा क्या गया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उनके सीयूजी नंबर पर बताइए। मुझे नहीं लगता शिव जी कि मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारी हो अयोध्या के में जितने कार्यक्रम होते हैं, जब वो चंपत राय से बात करने की किसी की हैसियत होती होगी, वो चंपत राय के करीबी से बात करते होंगे। आप ये मान लीजिए कि डीएम और एसपी वहां के जो होंगे वो चंपत राय से नहीं बात कर पाते होंगे आज तक, और अब उनको कहा गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कीजिए, और वो भी पर्सनल नंबर पे नहीं, सीयूजी नंबर पे। और हम और आप सभी जानते हैं कि सभी अधिकारियों के पास दो फोन होते हैं, एक तो सीयूजी नंबर होता है, एक पर्सनल नंबर होता है। सीयूजी नंबर उठाने के लिए नहीं होता है। आप किसी भी जिले के पुलिस कप्तान को फोन कर लीजिए या पुलिस कमिश्नर को फोन कर लीजिए, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए, वाराणसी को कीजिए, लखनऊ कीजिए, उनका पीआरओ उठाएगा। शिव जी, कप्तान या कमिश्नर फोन नहीं उठाते हैं। अब उनकी हालत, चंपत राय की हालत ये हो गई। ये सीधे सीधे विदाई का संकेत है। ये सीधे सीधे इनको कह दिया गया है कि अब तो लाज शर्म करके इस्तीफा दे दो। अब तक इनको ये लग रहा था कि भाई मोदी, शाह और भागवत बचा लेंगे। आप ये सोचिए कि घपला घोटाला सामने आता है, आपके करीबी का नाम आता है, आप बिना जांच के क्लीन चिट देते हुए नजर आते हो। आपको इतनी सी शर्म नहीं आती कि जिस ट्रस्ट के आप करता धरता हो उस ट्रस्ट पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। अरे ठीक है, राजनाथ ने कहा है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। अरे भाई साहब, आप तो संघ से जुड़े हो ना, नैतिकता और पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हुए नजर आते हो। आप ही कम से कम इस्तीफा दे देते कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, एसआईटी बनानी है या जज से, सिटिंग जज से जांच करानी है या रिटायर्ड जज से जांच करानी है, करा लीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। मैं इससे इस्तीफा देता हूं, और जब तक मैं पाक साफ नहीं हो जाऊंगा, मैं इस ट्रस्ट का कामकाज नहीं देखूंगा, तब तक किसी और को तैनात कर दीजिए। या जितने ट्रस्टी हैं, यही नहीं, एक मिश्रा जी भी हैं, जिन पर आरोप लगे उनको किनारे कीजिए। बाकी लोग इस ट्रस्ट को चलाते हुए नजर आए। आप में इस्तीफा देने तक की हिम्मत नहीं हुई। और कल ही मैंने कहा था शिव जी, दाल में कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपके सामने लूट और डकैती हो रही है तो आप नहीं बोल रहे हो तो ठीक है, मान लिया। आप कहते हो कि सादगी से रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक चप्पल पहनते हैं, दो धोती रखते हैं। अरे आपकी ईमानदारी का अचार डाले क्या हम? भगवान राम की संपत्ति को लूटते रहे लोग, डाका डालते रहे, सीसीटीवी बंद करके आप चुपचाप मौजूद रहे, और जब मामला आया तो आप उनको गिरफ्तार करवाने की बजाय, नहीं हुआ आपसे। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि चंपत राय बतौर ट्रस्ट के करता धरता जाते पुलिस में और एफआईआर दर्ज करवाते, ये लोग हैं, और जिस समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है उस समय ये लोग पैसा गिनने के काम पर लगे हुए थे। इनको तुरंत गिरफ्तार करके जांच शुरू कीजिए। अगर आप जाकर ये एफआईआर दर्ज करवाते तब हम मानते कि आप ईमानदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा चंपत राय जी की बेईमान है, लेकिन हम ये कैसे मान लें आप ईमानदार है जब आपके सामने लूट होती रही और आप चुपचाप उसको देखते रहे। और जब ये सारा मामला सामने आया उसके बाद भी जो कुछ आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, और इस गड़बड़ के लिए बहुत ऊंचे लेवल तक के लोग जिम्मेदार हैं। और ये मैं और शिव कुमार मिश्रा नहीं कह रहे, ये बृजभूषण शरण सिंह और विनय कटियार कह रहे हैं। विनय कटियार ने तो कह दिया ना कि सबके सब चोर है। बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया ना कि मैं खुलासा नहीं करूंगा, मुझे भी डर लगता है। अब बृजभूषण शरण सिंह को तो यूपी में तो कोई नहीं डरा सकता। सिंह जी, आपको लगता है कि यूपी में कोई डरा सकता है उनको? किसी भी हालत में यूपी में कोई नहीं डरा सकता है। तो इसका मतलब ये मामला बड़ा है, और अब योगी आदित्यनाथ का ये संदेशा देना चंपत राय को, अब तो बिना जांच के योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चंपत राय क्या है। योगी ने स्पष्ट कर दिया ना शिव जी। वो मंच पर क्यों नहीं बुलाना चाहते? सिर्फ आरोप होते तो ये सब चल जाता। भाई योगी के मंच पर बहुत सारे बाहुबली होते हैं शिव जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पे कई तरह के आरोप होते हैं, कई तरह की चीजें निकलकर सामने आती रहती है। पहली बार किसी व्यक्ति को उन्होंने कह दिया कि मेरे मंच पर मत आना, इसका मतलब जो फाइल इकट्ठी की गई है मोटी सी, उस फाइल के कुछ दस्तावेज योगी के पास भी तो पहुंचे होंगे, वहां भी तो पहुंचे होंगे। और अब मैं कह रहा हूं कि एसआईटी से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, हालांकि मैं
क्या कहूं, फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन फिर भी कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाइए और इस जांच के दायरे में चंपत राय के जो करीबी है उनको भी लेकर आइए, उनके परिवार को लेकर भी आइए, और चंपत राय के परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी लेकर आइए कि उनकी संपत्ति का क्या स्टेटस है। और जो भी विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के नेता, शिव जी, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, फोन रिकॉर्ड निकाला जाए, पूरा उसका ट्रैक निकाला जाए। जो नेता हर महीने अयोध्या जाते हैं वो क्यों जाते हैं, इस बात का तस्दीक किया जाए। जो नेता लगातार अयोध्या जाते हैं इस बात को जरूर निकाला जाए। मेरा हमेशा और स्पष्ट तौर पर यह मानना रहता है, शिव जी, जो भी मुख्यमंत्री हर 15 दिन या हर महीने देश की राजधानी दिल्ली में आ जाता है तो वो गड़बड़ झाला होता है। इतने साल, 19-20 साल का जो रिपोर्टिंग का करियर है मेरा, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हर 15 दिन 20 दिन में अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राजधानी छोड़ के दिल्ली आना पड़ता है तो गड़बड़ झाला है। और इसी तरह से अगर हर 10 दिन 15 दिन या 1 महीने पे कुछ खास नेता अयोध्या जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। और अगर किसी की संपत्ति में बेशुमार इजाफा होता है तो वो गड़बड़ झाला है। और आज चंपत राय साहब को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सिर्फ अपनी ही संपत्ति की जांच करने का एक तरह से लिखित आवेदन करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार की संपत्ति की भी जांच करने का लिखित आवेदन करना चाहिए। अगर ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ तो सनातन प्रेमी, राम भक्त छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो चंपत राय हो या मोहन भागवत हो या योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये सबको हिसाब देना पड़ेगा। अब ये मामला दबने वाला नहीं है। और जिस दिन ये मामला दबने वाला, जिस दिन ये मामला आया था, हम सबने पहले ही चर्चा की थी और मैंने कहा था, शिव जी, कि इस मामले को मोदी साहब दबा नहीं पाएंगे। इस मामले को जितना दबाएंगे कालिक उन सबके चेहरे पर मलती हुई नजर आएगी। अगर चंपत राय ने इसको दबाने की कोशिश ना की होती तो आज चंपत राय का इस तरह से बहिष्कार ना कर रहा होता यूपी का प्रशासन, और बहिष्कार ना कर रहे होते योगी आदित्यनाथ। और आगे भी जो भी नेता इसको दबाने की कोशिश करेगा, ये पाप उसकी राजनीति को कभी कामयाब नहीं होने देगा। शिव जी, ये पाप उसकी राजनीति को कभी कामयाब नहीं। संतोष जी, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने विनय कटियार जी को बुला लिया। इससे पहले भी वो 72 पेज का एक पूरा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी को सौंप चुके। इससे पहले वो पहाड़ में पेड़ काटे जाने को लेकर मोदी सरकार की खुलकर आलोचना कर चुके। इस बार फिर उनके हाथ कोई फाइल लगी है और उस फाइल के लगते ही योगी खुलकर मैदान में आ गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहां आई, जिस पर हम अभी स्टोरी आपके साथ करेंगे जल्द, कि देवेंद्र फडणवीस को अब राष्ट्रीय कार्य समिति जो इनकी है उसमें सम्मिलित किया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। योगी पीछे रह गए और वहां यह बताया गया है कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र, योगी आदित्यनाथ नहीं। इस बड़ी खबर ने आज चौंकाने वाला यह संदेश महाराष्ट्र से दिया है। हम उसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही हमें पूरे तथ्य मिलेंगे हम खबर लेके हाजिर रहेंगे। लेकिन संतोष जी, क्या पहुंचे हैं तथ्य, क्या दिए हैं विनय कटियार ने सबूत, जिससे राम मंदिर की ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से दूर रहने के निर्देश दिए। कोई न कोई तो गोलमाल है। और सीसीटीवी किसके आदेश पर डिलीट हुए 1 साल के? देखिए शिव जी, ये जांच का विषय है और मैं फिर कह रहा हूं कि अब ये मामला स्पष्ट तौर पर नजर आ गया। जहां तक योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की बात है, ये बड़ा एक दिलचस्प तथ्य है। शायद 2013 का वाकया है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर संसदीय बोर्ड के मेंबर थे और शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर संसदीय बोर्ड के मेंबर। धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। मोदी तो खैर प्रधानमंत्री बन गए, शिवराज सिंह चौहान को बाद में निकाल दिया गया, नितिन गडकरी को भी संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया। और इस बार कुछ महीने पहले हमने आपको खबर दी थी कि मोहन भागवत यूपी जाकर योगी आदित्यनाथ को ये प्रॉमिस करके आए हैं कि योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही खबर आती है कि फाइल तैयार हो गई है और विनय कटियार को मुरली मनोहर जोशी ने बुलावा भेज दिया है, उसके बाद इस खबर को फ्लोट किया जाता है। और माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़ी पत्रकार है जिनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, उनके पास खबर कहां से आई है मुझे मालूम, क्योंकि जहां से उनके पास गई थी वहां से मुझे भी फ्लोट करने की कोशिश की गई थी। तो मैंने कहा कि भैया उधर तो फाइल तैयार हो रही है, राम मंदिर वाला मामला है, अचानक काहे को देवेंद्र फडणवीस को लिया है? पहले देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह से लड़वा दिया, अब देवेंद्र फडणवीस को आप योगी आदित्यनाथ से लड़वा रहे हो। योगी आदित्यनाथ को संदेशा भिजवाने के लिए आप देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर रहे हो। पता लगे बेचारे को कुछ भी ना मिले।
अमित शाह वैसे ही नाराज हो गए, जबकि वो बड़े डिप्लोमेटिक आदमी हैं शिव जी। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बड़ा स्माइली है। राजनीति में कुछ नेताओं के चेहरे बड़े स्माइली होते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बहुत स्माइली है। बहुत ही सभ्य भाषा में बात करते हैं। पढ़े लिखे एग्रेसिव नेताओं में उनकी गिनती होती है। आप उनको देखिए, पहले मराठा लॉबी ने उनको अमित शाह से लड़वा दिया कि नहीं नहीं ये बड़े नेता, ये नागपुर के करीबी बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बने, शांति से अभी चला रहे, इंतजार कर रहे हैं 2029 का। और अभी अयोध्या में जो एक लाडले फंस गए, जो मोदी, शाह और भागवत तीनों के लाडले हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर दिया गया ताकि योगी आदित्यनाथ को एक संदेशा देने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बाद जो ये प्रशासन ने कहा कि चंपत राय ना आए, तो योगी आदित्यनाथ झुके नहीं, उस संदेशे को समझ गए। संदेशे पर उन्होंने पलटवार कर दिया कि आओ जरा दो दो हाथ कर लेते हैं। अब तो मैंने कह दिया, जांच वांच तो होती रहेगी, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन मैंने अपने मंच पर नहीं आने का फरमान सुनाकर कम से कम यूपी की जनता को तो बता दिया। और ये शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक के कहने की जरूरत नहीं है। शिव, गांव देहात में जिसका सामाजिक बहिष्कार होता है ना, उसको कैसे देखा जाता है, लोग उसको कैसे देखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो राजकीय बहिष्कार एक तरह से कर दिया है उनका। तो आप समझ लीजिए कि अब जांच होगी, दोषी निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन उस लेटर ने कम से कम चंपत राय को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। योगी आदित्यनाथ दो दो हाथ करने को तैयार है। इस पर कुछ थोड़ा बहुत और तथ्य हम जुटाने में लगे हुए हैं, और जैसे ये तथ्य आएगा हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हम तथ्यों की बात करते हैं, हम तथ्यों के हवाले से चीजों को लेकर आते हैं। जो कुछ हम लेकर आते हैं वो आने उस समय लोगों को अजीब सा लगता होगा, लेकिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद हमारी बात सच साबित होती है। हम उस तरह के बड़े पत्रकार नहीं है। बड़े पत्रकारों पर दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर दबाव हमारे ऊपर भी आता है, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए दबंगई से अपनी बात कहते हैं, दिल खोलकर अपनी बात कहते हैं। नेता नाराज होते हैं, संगठन नाराज होता है, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, लेकिन ये नाराजगी मोल लेकर भी, क्योंकि हम मानते हैं कि इस देश में जो असली भगवान है, जो असली मालिक है, वो जनता जनार्दन है। शिव जी, अब देखते हैं जनता जनार्दन क्या कहती है, क्योंकि मामला तो फंस गया है। और आज जो चंपत राय की सार्वजनिक, ये कहेंगे एक बेइज्जती की गई है, इसके पीछे कौन है, क्यों की गई है? क्या चंपत राय पर सबके सवालों ने चंपत राय को घेरे में डाल दिया है? और चंपत राय भागवत के खास आदमियों में से गिने जाते हैं। भागवत के कहने पर ही चंपत राय को मंदिर का ट्रस्टी महासचिव बनाया गया। अब भागवत और मोदी, शाह तीनों सन्नाटे में कि योगी ने ये तो बिंब विस्फोट कर दिया है। और योगी के इस विस्फोट का असर क्या होगा, सामाजिक दायरे में क्या होगा, चंपत राय की साख बचेगी कि नहीं बचेगी, योगी का कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मोदी शाह का कद घटेगा कि नहीं घटेगा, ये कई सवाल रह गए हैं। संतोष जी, बस अंतिम टिप्पणी आपसे पूछूंगा, क्या इस बयान के बाद मोदी शाह, भागवत और इन सब का जो एक पूरा कॉम्बिनेशन था, क्या उसमें भी कुछ नाराजगी नजर आएगी? शिव जी, आपने कहावत सुनी है, पता नहीं, मैं वो कहावत लंबे समय से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब संकट का समय आता है तो सब एक हो जाते हैं, ऐसा कोई कहावत है। अब ये सब आपस में लड़ रहे थे, लेकिन ये अयोध्या वाले मामले में सब एक्सपोज होते जाएंगे शिव जी। तो अब ये सब मिल रहे हैं। अब इस मामले में जो अपर हैंड हो गया, हमने पहले ही चलाया था कि अपर हैंड में अब योगी आदित्यनाथ आ गए। अब कैसे दबाओगे आप उनको? वो जिस दिन चाहेंगे कुंडली खोल देंगे। यूपी में योग्य अधिकारियों की कमी नहीं है शिव जी, मैं स्पष्ट तौर पर आज भी मानता हूं कि यूपी में योग्य आईपीएस अधिकारियों की कमी नहीं है। अगर किसी ईमानदार आईपीएस अधिकारी को इस काम पर ड्यूटी में लगा दिया, 72 घंटे में वो पूरी कुंडली खोल कर रख देगा। 72 घंटे में, या हो सकता है कि खोल दी हो सकता है कुंडली खुल गई हो। लेकिन एक बार चंपत राय के बारे में बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि क्यों वो इन सबके करीबी है। जब ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था तो खबर आई थी कि उसमें चंपत राय शामिल नहीं होंगे। जमीन आसमान उठा दिया था सर पे इन्होंने शिव जी। दिल्ली से लेकर नागपुर तक हंगामा हो गया था, भागवत साहब को इंटरव्यू करना पड़ा कि नहीं, इनको तो ट्रस्ट में रखना पड़ेगा। जबकि मोदी का बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। परवीन तोगड़िया के करीबी माने जाते थे। परवीन तोगड़िया को लात मारकर हरियाणा में बैठा कोई विश्व हिंदू परिषद की, वहां से निकाल दिया गया। और ये शब्द मेरे नहीं है, परवीन तोगड़िया के शब्द है। वो मीटिंग में कवर कर रहा था तो लगा कि परवीन तोगड़िया ने मोदी शाह का काम किया, लेकिन जब उनको मौका मिला तो वे ट्रस्ट में शामिल नहीं कर रहे थे। फिर भागवत साहब का इंटरव्यू हुआ तो मोदी शाह किसके सगे हैं ये तो भाजपा ही जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक बड़े पूर्व सांसद है शिव जी, और सांसद बने, वो कई बार बने। उनके इलाके में कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री का, एक बड़े नेता ने उनको कहा कि आप इसका अरेंजमेंट कर लीजिए। और मोदी जी की रैली का अरेंजमेंट लाखों में नहीं होता है शिव जी, पहले बात तो बता दूं। और उसके बाद बेचारे वो चूंकि थोड़े से ईमानदार थे, इधर उधर घूमते रहे कि भैया वो दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो। इतने घूमने लगे कि अगली बार पार्टी ने उनकी हार की व्यवस्था तय कर दी, अब वो पूर्व हो गए।
तो बहुत सारे भाजपाई ये जानते हैं कि मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं, लेकिन अब चूंकि संकट के तार बहुतों तक जुड़ेंगे और चूंकि ये सीधे सीधे एक वोट बैंक का सवाल है, ये चेहरा बचाने का सवाल है, ये अपनी छवि बचाने का सवाल है, तो ये सारे एकजुट होते हुए नजर आएंगे। और देवेंद्र फडणवीस, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बेचारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है ये कह के कि उनको संसदीय बोर्ड में लाया जाएगा। आज की तारीख में अगर किसी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में शामिल करना है तो आपको लगता है कि चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, भजन लाल शर्मा हो, आपके मोहन यादव हो, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, या बिहार के ताजे ताजे बने सम्राट चौधरी हो, इनमें से किसी भी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में शामिल कर देंगे और योगी आदित्यनाथ चुपचाप देखते रहेंगे? क्या कहते हैं उसको, धोती खोल के रख देंगे योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह की हरकत अब की गई तो। अब उनका हैंड अपर हैंड हो गया है, अब उनसे मुकाबला कर पाना इन लोगों के लिए और गुजराती लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। चलिए फिलहाल इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और देखते हैं कि अगला कदम योगी का क्या होता है, चंपत राय का क्या होता है, उनकी तरफ से क्या बयान आता है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और शिव जी एक बात कहूंगा, बस 1 मिनट और लूंगा, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। पिछले 1 डेढ़ 2 साल से देखिए, मैं कई बार अयोध्या जा चुका हूं, 100 से ज्यादा धार्मिक स्थलों के दर्शन कर चुका हूं। जहां अपने साथ अपने तौर पर व्यक्तिगत तौर पर गया शिव जी, वहां आम आदमी बनकर गया, कोई वीआईपी के तौर पर नहीं गया। हाँ, 19 साल की पत्रकारिता थी तो वीआईपी के तौर पर भी कही गया, जैसे लोकसभा स्पीकर साहब के साथ गया तो उनके साथ उसी तरह का प्रोटोकॉल मिल जाता है, या किसी मंत्री के साथ जाओ, या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वाराणसी में कई बार गया, वो सब चीजें हैं। आज मेरा खुद का मन एक सनातनी और एक हिंदू होने के नाते खट्टा है, और पता नहीं कि मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मुझे अब मंदिरों में जाते समय दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल इस देश के करोड़ों सनातन प्रेमियों के दिल में उठ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ 3 व्यक्ति है शिव। मैं ये नहीं कहता कि वो इस घोटाले के जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने चोरी की है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करने के नाम पर सत्ता में आए ये 3 लोग अगर हिंदुओं की आस्था को बरकरार नहीं रख पाते हैं तो भगवान राम के दोषी ये सब है। दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप मेरी इस भावना के साथ सहमत है या नहीं है। धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।